आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण विभव ऊर्जा कितनी है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो नीट का पेपर है उसका नया अपडेट आ गया है। जो नई एनसीईआरटी बुक है उससे पेपर पूछा जाएगा आप लोगों का, और इस एनसीईआरटी के साथ साथ प्रैक्टिकल वाली जो एनसीईआरटी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि अब नई वाली एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके बाद या तो हम नई एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और या फिर पुरानी वाली पढ़ाएंगे। तो उसमें जो भी चैप्टर छोड़ दिए गए हैं या जो भी चैप्टर में टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, जो जो हेडिंग छोड़ दी गई है, तो हम तो पूरा पढ़ाएंगे लेकिन आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो फिर कोई चेंज हो और फिर ये चीज़ें पूछी जाएं तो फिर आगे हमें वीडियो बनाना पड़े। तो हम सोच रहे हैं कि एक ही बार में ये मामला निपट जाए, वीडियो ऐसा रहे कि उसमें सब कुछ रहे और जो ज़रूरत हो उसको पढ़ लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। तो कह रहा है कि कोई डाइपोल है यानी द्विध्रुवी है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके समांतर रखा गया है द्विध्रुव को, और समांतर से 90 डिग्री के कोण पर घुमाने में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी प्रति सेकंड उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है, जो वो समान रूप से घट रहा है या समान रूप से बढ़ रहा है। तो इसको देखते हैं, सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहां पर देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, तो U इक्वल टू होता है -PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये देखें जितने फार्मूले हैं इन फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूलों पे बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, पहले मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इधर को है, ये इस तरह, और इसी के समांतर हमारा द्विध्रुव रखा गया, इसी के समांतर इस तरह। मान लीजिए इधर +Q है, इधर -Q है और बीच की डिस्टेंस 2L है। तो जाहिर बात है कि विद्युत क्षेत्र और इसके बीच ये समांतर है, तो कोण कितना है 0। पैरेलल है, देखिए एंटी पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन में पैरेलल कह रहा है, समांतर, प्रति समांतर नहीं कह रहा है। अगर प्रति समांतर होता है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र इधर को है तो ये इधर को माना जाता, तो कोण 180 डिग्री हो जाता। लेकिन यहाँ समांतर यानी पैरेलल है, तो θ1 कितना है 0 डिग्री, और अब इसे 90 डिग्री पर घुमा दिया जाता है, यानी इसी द्विध्रुवी को अब इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र से कोण 90 डिग्री हो, विद्युत बल रेखाओं से या विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ये कोण 90 डिग्री, तो θ2 कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसी में वैल्यू रख देंगे, तो U इक्वल टू -PE cos θ1 cos θ2 माइनस cos θ1, तो cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, तो -PE 0 -1, तो ये आ जाएगा PE। तो 24 का B आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, वो जो फार्मूले बेस हैं इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E है।
कह रहा है द डाइपोल रिक्वायर्ड ए पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कह रहा है डाइपोल को ऐसी पोजीशन पर रखा जाता है कि जब वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर बनाए। कह रहा है एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कह रहा है ऐसा विचार करिए, ऐसा महसूस करिए कि 90 डिग्री के कोण पर जब द्विध्रुव है हमारा विद्युत क्षेत्र के, तो उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा 0 है। तो कह रहा है द टार्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विद रेस्पेक्टिवली इज बी। तो कह रहा है कि टार्क यानी बल आघूर्ण एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कितनी होगी जब वो कोण थीटा पर है, 0 होगी। थीटा बराबर जब 90 डिग्री है तो उस समय विभव ऊर्जा 0 है। तो थीटा जब एंगल पर होगी तो विभव ऊर्जा और बल आघूर्ण हमको दोनों बताना है। फिर सीधा देखिए फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। तो अगर आप फार्मूले वाले क्वेश्चन निकाल लें तो भी आपका 25% छोड़ के 75% फिजिक्स तैयार हो जाए। तो देखिए टार्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है यू इक्वल टू माइनस पी कास थीटा। ये फार्मूले होते हैं और सीधा देखिए कोई गणित नहीं, सिर्फ फार्मूले पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन है और फार्मूले पे ही पूछ रहा है, फार्मूले पे ही सीधा हमसे पूछ रहा है। तो ये बॉक्स में बंद करते जाइए। टार्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी का यू इक्वल टू माइनस पी कास थीटा, या ये लिख सकते हैं यू इक्वल टू माइनस पी कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। कास थीटा 2 हमारा 90 डिग्री है और कास थीटा यहाँ पर कास थीटा 1 हमारा थीटा है और कास थीटा 2 हमारा 90 डिग्री है। कुल मिला के सीधा फार्मूला पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें रखें भी u इक्वल टू माइनस पी कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 माइनस पी और कास थीटा 2 हमारा थीटा है और कास थीटा 1 90 डिग्री है। तो इस पर 90 पे क्या होगा, कास 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो यह आ गया माइनस पी कास थीटा। इस तरह से वही रखा गया है। तो इस प्रकार से सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है जो कि हमको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट वेक्टर पी इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। तो पहले कोण कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा और थीटा समांतर रहा होगा तो थीटा बराबर 0, दोबारा में 90 डिग्री कर दिया गया। तो कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है जो यूनिफॉर्म है यानी एक समान है और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वेक्टर ई है और उस पर कोई डाइपोल यानी द्विध्रुव रखा जा रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर पी है और उसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया गया। तो थीटा 1 हमारा 0 हो जाएगा और थीटा 2 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल थ्रू एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। तो W इक्वल टू हो जाएगा 0 से थीटा तक पी साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा पी 1 माइनस कास थीटा। ये पूरा निकाल रहा है पी 1 माइनस कास थीटा ये हमारा W हो जाएगा। अब सिंस थीटा बराबर 90 डिग्री है तो W इक्वल टू पी 1 माइनस कास 90 डिग्री। तो ये देखिए फिर सीधा फार्मूले पर क्वेश्चन है, कास 90 का मान 0 होगा तो ये आ जाएगा W इक्वल टू पी। तो ध्यान दीजिए ये सीधा आपको फार्मूला लिख के याद कर लेना, W इक्वल टू पी
1 माइनस cos थीटा। ये सब फार्मूले आप लिखते जाइए। ये ब्रैकेट ये बंद कर दिए, W = PE 1 माइनस cos थीटा। ये डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये हमारा वर्क डन का फार्मूला आ गया। तो W = PE हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि U = माइनस PE cos थीटा है और W = PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूलों को अच्छे से याद करना है और याद करके रखना है ताकि एग्जाम के समय समस्या ना आए। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एस क्यू एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज पी। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कह रहा है कि एक द्विध्रुव है जिसके आवेश का परिमाण कितना है, स्मॉल क्यू है, और उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी है। कह रहा है इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो कह रहा है द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा और इसका विभव ऊर्जा कितनी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो फिर देखिए फार्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव चूंकि विद्युत क्षेत्र के समांतर है इसलिए बल लगेगा। अगर कोई कोण बनाता तो बल आघूर्ण लगता, अगर कोई कोण बनाता तो बल आघूर्ण लगता। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र होता यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती और कोई एंगल बनाता तो बल आघूर्ण यानी टार्क भी लगता और फोर्स भी लगता दोनों। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि द्विध्रुवी विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में जैसा मतलब आवेश का सिस्टम होता उस हिसाब से चलता भी आगे की ओर और घूमता भी, रोटेट भी करता। तो हमें सिंपल समझना है जो क्वेश्चन दिया गया है। तो कह रहा है द टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 बिकॉज F = QE इज अप्लाइड ऑन ईच चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि बल लगेगा तो कैसे लगेगा। अब यहाँ जो कंडीशन है इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और इन्हीं में ये कोई एक डाइपोल रखा गया है। देखिए दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर कर देते हैं। ये डाइपोल रखा गया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। तो अब मान लीजिए ये यहाँ पर Q है और यहाँ पर भी Q है। द्विध्रुव में एक माइनस Q होता है तो एक प्लस Q होता है। तो मान लीजिए ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। तब देखिए प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण। तो बल किधर को लगेगा, इधर को लगेगा यहाँ पर। और प्लस और माइनस के कारण आकर्षण होता है तो बल किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। अब देखिए ये Q परिमाण में बराबर है तो बल यानी फोर्स परिमाण यानी मैग्नीट्यूड में बराबर और उल्टा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करें, नेट बल की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा तो 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि द टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 बिकॉज F = QE इज अप्लाइड ऑन ईच चार्ज बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो QE बल लगेगा क्योंकि F = QE होता है। तो बल तो लगेगा प्रत्येक आवेश में लेकिन
एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये चीज ध्यान देना है। अब आगे देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U = -P cos थीटा, और थीटा चूंकि पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, तो cos थीटा 0 का मान, cos 0 का मान 1 होता है, तो पूरा 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, U = -PE बचेगा। तो U = वेक्टर P डॉट वेक्टर E लिखा है, यानी ये डॉट हटाएंगे तो वैसे भी PE cos थीटा आ जाएगा, which is minimum when वेक्टर P एंड वेक्टर E आर पैरेलल। और ये न्यूनतम होगा वैद्युत विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जब एंगल कितना होगा, which is minimum when वेक्टर P एंड वेक्टर E आर पैरेलल। जब ये हमारी ये P की दिशा है, ये दिशा क्या है, ये डाइपोल मोमेंट की दिशा है वेक्टर P। तो P की दिशा और ये हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा जब एक दूसरे के समांतर होंगी, समांतर का मतलब कोण 0 डिग्री होगा, प्रति समांतर नहीं कह रहा, देखिए एंटी पैरेलल नहीं कह रहा। तो जब समांतर होंगी तो कोण थीटा 0 होगा, जब 0 होगा तो U = -PE होगा, ये आ जाएगा -PE आ जाएगा, U = -PE आ जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि जब दोनों पैरेलल होते हैं मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए निगेटिव में है, अगर cos 90 डिग्री होता तो ये 0 हो जाता, तो 0 से भी ये निगेटिव में है, तो मिनिमम वैल्यू यही है जब वेक्टर P और वेक्टर E पैरेलल है। तो 27 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 27 का C, 0 एंड मिनिमम। तो ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर। कह रहा है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इन X डायरेक्शन। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, X दिशा में। इफ द वर्क डन आर मूविंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along a line making an angle 60 degree with the X axis is 4 जूल, then what is the value of E। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा X दिशा में है, कोई 0.2 कूलम का आवेश 2 मीटर तक चलता है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए X दिशा से। तो कह रहा है 4 जूल कार्य होता है, द वर्क डन कितना है, 4 जूल। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू बताइए। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं इस प्रकार से, और इनकी दिशा क्या है, X एक्सिस है, X एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। अब कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है 0.2 कूलम का, और ये X एक्सिस है, इससे कितना कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है अगर 60 डिग्री का कोण बनाए और कार्य 4 जूल हो तो हमें ये विद्युत क्षेत्र जो है इसका परिमाण कितना है यानी मैग्नीट्यूड कितना। तो चार्ज दे दिया है Q बराबर 0.2 कूलम, डिस्टेंस D कितने मीटर चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है, एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री, और वर्क डन W कितना है 4 जूल, ये सब दे दिया है। अब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, W = F × D होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और यही स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें क्या होता है, ये होता है
हमारा एफ की जगह क्यू ई हो जाएगा इंटू डी, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। और एफ डॉट डी क्या होता है, एफ डी कास थीटा होगा, तो डी के साथ कास थीटा आ जाएगा। अगर एफ डॉट डी कहें, एफ डॉट डी, तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, तो एफ एस कास थीटा होता था ना, तो कास थीटा आ गया। अब सीधा वैल्यू रख देना, तो ये आ गया ई बराबर डब्ल्यू अपान ये पूरा नीचे चला जाएगा क्यू डी कास थीटा। तो डब्ल्यू 4 जूल है, क्यू 0.2 कूलम है, डिस्टेंस 2 मीटर है। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। सीधी रेखा में वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट। और एंगल कास 60 डिग्री है, तो कास 60 का मान 1/2 या 0.5। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 20 न्यूटन पर कूलम। तो 28 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। करायन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ माउंट पीज इज प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। कह रहा है कोई द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है और किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जिसकी तीव्रता कितनी है, E है। और ये कह रहा है कि जो द्विध्रुव रखा गया है डाइपोल वो स्टेबल पोजीशन में है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। संतुलन जो उसका है वो स्टेबल है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कह रहा है दिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब प्रारंभिक अवस्था से इसको थीटा कोण पर रोटेट कर दिया गया, यानी घुमा दिया गया। तो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन। तो जब वो थीटा डिग्री पे फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो U इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा टू माइनस कास थीटा 1 हम लोगों ने पढ़ रखा है, फार्मूला बताया है कि सीधा फार्मूला याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे U इक्वल टू माइनस पी ई कास थीटा टू माइनस कास थीटा 1। तो ये आ गया माइनस पी ई। अब कास थीटा 2, तो कास थीटा 2 मतलब उसको कह रहा है 0 से थीटा एंगल पर घुमाया गया है, 0 से थीटा एंगल पर। तो पहले अगर समांतर था तो 0 एंगल पर, तो कास थीटा 2 हमारा कास थीटा हो जाएगा, थीटा 2 तो थीटा है। अब कास थीटा 1 कास 0 डिग्री होगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको जब अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पलट जाएगा, PE 1 माइनस कास थीटा। मतलब ये निगेटिव है में था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब अंदर माइनस का गुणा होगा, और ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया, तो PE 1 माइनस कास थीटा। तो इस प्रकार से सीधा फार्मूले पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस PE कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 थीटा एंगल पर घुमाया जा रहा है, इसका मतलब पहले समांतर रहा होगा। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर रहेगा तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो कास 0 का मान 1 होता है पहले प्रारंभ में, और फिर थीटा 2 थीटा डिग्री पे घुमाया गया है तो थीटा 2 कितना होगा, थीटा। तो ये आंसर आ गया 29 का बी, ये चीज। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कितना आसानी से क्वेश्चन निकल रहे हैं एनसीईआरटी करने के बाद। तो 29 का देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 का बी, PE 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए 30वां क्वेश्चन। सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल इज।
कह रहा है कोई चालक है यानी कंडक्टर है, चालक का मतलब जिसमें चार्ज चल सकता है तो उसको चालक बोलेंगे। इंसुलेटर जिसमें चार्ज नहीं चल सकता तो विद्युत रोधी हिंदी में कहते हैं। रोधी मतलब आवेश का चलने का विरोधी। तो पोटेंशियल पूछ रहा है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, एक चालक को कुछ आवेश दिया जा रहा है तो कह रहा है देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी विभव ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो कंडक्टर होता है यानी चालक होता है उसमें अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और विभव यानी पोटेंशियल सब जगह समान होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सब जगह पोटेंशियल समान रहेगा तो जब हम चार्ज देंगे तो केवल सरफेस पे ही रहेगा। तो जब विभव समान है तो पोटेंशियल उसका हमेशा सेम ही रहेगा। तो रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, अंदर बाहर सब जगह समान ही रहेगा। तो 30 का सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, कई बार बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज 0 विद इन ए कंडक्टर ड्यू टू चार्ज गिवन टू इट। तो जो चार्ज पार्टिकल है जब किसी कंडक्टर को दिया जाएगा तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 होती है और जो पोटेंशियल होता है वो सब जगह एक समान होता है। तो चार्ज देंगे तो पोटेंशियल सब जगह एक ही समान रहेगा। तो आल्सो E इक्वल टू माइनस dV/dx आर dV/dx, यानी जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा इनसाइड द कंडक्टर, या यूं कहें V इक्वल टू कांस्टेंट होगा, अंदर बाहर सब जगह सेम होगा। तो सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो पूरे कंडक्टर में जो आवेश है हमारा विभव है वो सेम ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा ये गलती कर रहा है, गलती ये कर रहा है कि चूंकि जो V होता है तो V का फार्मूला हमारा होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। तो V हमारा समानुपाती है Q। तो जब हम चालक पर आवेश देंगे तो विभव समानुपाती है आवेश का, तो विभव बढ़ जाएगा। वो अलग बात है कि अंदर और बाहर सब जगह सेम ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो उसकी बात नहीं कर रहा। तो जो आंसर है उसी हिसाब से हम आंसर देंगे। तो सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, कुल मिलाकर के सब जगह चालक में विभव समान रहेगा और विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर 0 रहेगा। तो 30 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 का सी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। अब देखिए आगे क्वेश्चन आ जाते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पर आधारित जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेज ऑफ -1 × 10⁻² कूलम एंड 5 × 10⁻² कूलम रेस्पेक्टिवली। कह रहा है 2 लोहे के गोले हैं, चालक गोले, मेटल तो कंडक्टर ही होती है। एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है, और इनको क्रमशः आवेश कितना दिया जाता है। 1 सेंटीमीटर वाले को -1 × 10⁻² कूलम, 3 सेंटीमीटर वाले को 5 × 10⁻² कूलम। तो कह रहा है इफ दीज आर कनेक्टेड टू ए कंडक्टिंग वायर, अगर इनको किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो कह रहा है द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, तो बड़े वाले गोले पर अल्टीमेटली अंत में कितना चार्ज बचेगा, यह पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए जब हम 2 गोलों को आपस में जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए अगर ये बातें आपको पता हैं तो बहुत मजा आएगा। अगर हम इसको कोई तार द्वारा जोड़ दें ऐसे, ये दोनों कंडक्टर गोले हैं,
तो एक दूसरे में आवेश कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। जैसे दो बाल्टी हैं, एक बाल्टी खाली है, एक बाल्टी भरी है, दोनों को नीचे बराबर सरफेस में रख दिया गया। अब पाइप द्वारा खाली बाल्टी में एक पाइप डाल दिया भरी बाल्टी से, तो पानी जाने लगेगा। पानी कब तक जाएगा? जब तक दोनों बाल्टियों में पानी की ऊंचाई बराबर नहीं हो जाएगी। तो ऊंचाई बराबर होगी तो वहां स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी कि नहीं? क्योंकि U = mgh होता है। जब H बराबर है तो M और G ये मान लीजिए समान द्रव्यमान गया है पानी का, तो जाहिर सी बात है कि जो ये U है ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये भी तो पोटेंशियल ही है। तो जैसे वहाँ पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों बाल्टियों में ऊंचाई बराबर नहीं हो जाएगी, तो उसी प्रकार यहाँ पर आवेश तब तक जाएगा जब तक दोनों गोलों में विभव बराबर नहीं हो जाएगा। तो फार्मूला होता है Q = CV। तो यहाँ पर Q कितना है? मान लो इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, तो ये हो जाएगा Q1 + Q2। और C मान लीजिए इसकी धारण करने की क्षमता C1 है, इसकी धारण करने की क्षमता C2 है। आवेश के धारण करने की क्षमता ही कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी का मतलब ही है धारण करने की क्षमता। तो इसकी C1 है तो इसकी C2 है, तो टोटल कितनी होगी? C1 + C2 हो जाएगी दोनों, और ये Q हो जाएगा, ये CV, ये V हो जाएगा V। तो V बराबर कितना हो गया? Q1 + Q2 / C1 + C2। वही देखे किया है, V = Q1 + Q2 / C1 + C2। आप देखें, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हेन द गिवन मेटेलिक स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, चार्ज विल फ्लो टिल बोथ द स्फीयर एक्वायर्ड ए कॉमन पोटेंशियल व्हिच इज गिवन बाय। तो कह रहा है कि जब किसी तार से दोनों गोलों को जोड़ा जाएगा तो कब तक आवेश प्रवाहित होगा? जब तक कि दोनों का विभव यानी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो Q = CV होता है, तो वही फार्मूला लगा दिया। तो V = Q1 + Q2 / C1 + C2 हो गया। अब यहाँ Q1 की वैल्यू -1 × 10⁻², क्वेश्चन में दी है, प्लस Q2 की वैल्यू देखिए चिन्ह सहित रखना है। Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻²। कोई कंफ्यूजन नहीं, हर जगह चिन्ह सहित रखना है वैल्यू, बिना किसी कंफ्यूजन के। अपान, अब देखिए जो गोला होता है तो गोले की कैपेसिटी का फार्मूला होता है 4πε0 r। तो पहले गोले की त्रिज्या r1 है तो r1 लिखा, दूसरे की r2 है तो 4πε0 r2 लिखा। तो ये हो गया 4 × 10⁻² ऊपर वाला, और नीचे वाला 4πε0 कॉमन हो गया, और अंदर r1 इतना है प्लस r2 r1 1 × 10⁻² है, और r2 क्वेश्चन में दिया होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻² हो गया। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 1/4πε0। अब देखें यहाँ पर फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर। अब देखिए बड़ा वाला जो गोला है, तो जाहिर सी बात है बड़ा गोला है तो छोटे वाले की अगर कैपेसिटी हम C1 माने हैं, बड़े वाले की C2, तो Q = CV होता है। Q = CV। तो बड़े गोले के लिए अगर उसकी धारिता C2 मानी गई तो Q = C2V होगा। V तो दोनों के लिए समान है, तो C2V। तो ये हो गया C2 बड़े वाले गोले के लिए। तो बड़े वाले गोले की क्या है? 4πε0 r2 है धारिता। तो C2 की जगह 4πε0 r2 रखा, और r2 में r कितना है? 3 × 10⁻² है, इंटू 1/4πε0। ये देखिए V की वैल्यू रखी गई है, V की वैल्यू 1/4πε0। ये V की वैल्यू यहाँ इतना ये सब सॉल्व करने के बाद
ये देखिए 4 × 10⁻² आएगा, 4 × 10⁻², कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/4πε0, इतना ये बी बचा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 3 × 10⁻² कूलम। तो बड़े वाले गोले पर इतना आवेश रहेगा। तो 31 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेज 10⁻² कूलम एंड 5 × 10⁻² कूलम respectively. If they are connected by a conducting wire, the final charge on the small sphere is. तो फिर सेम सवाल वही है, रिपीट कर दिया है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर त्रिज्याएं 1 और 3 सेंटीमीटर थी, यहाँ 1 और 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 2 धातु के गोले हैं, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उन पर 10⁻² कूलम और 5 × 10⁻² कूलम क्रमशः आवेश दिए गए हैं और एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। तो द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर, इसमें बड़े वाले गोले पे अंतिम चार्ज पूछा था, इसमें छोटे वाले पे। तो सेम उसी तरह करना है, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहले R1 त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 1 × 10⁻² मीटर में बदल लिया। दूसरे की R2 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10⁻² मीटर में बदल लिया। चार्ज ऑन स्फीयर पहले वाले पर Q1 आवेश है 10⁻² कूलम, दूसरे वाले पर Q2 आवेश है 5 × 10⁻² कूलम। अब कॉमन पोटेंशियल V = टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, ये फार्मूला होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। ये बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये सब फार्मूले याद करना। तो टोटल चार्ज दोनों को जोड़ दीजिए, Q1 + Q2, टोटल कैपेसिटी दोनों को जोड़ दीजिए, C1 + C2। अब यहाँ पर वैल्यू रखा Q1 की 1 × 10⁻² प्लस Q2 की 5 × 10⁻² अपान, अब गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, C = 4πε0R। तो 4πε0R की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दिया, प्लस बड़े वाले के लिए 4πε0R की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दिया, यहाँ और यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू रख दी। तो यह आ गया 6 × 10⁻² अपान 4πε0 3 × 10⁻²। देयरफॉर फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर। अब देखिए छोटे गोले की बात कर रहा है, ये पहले हमने पोटेंशियल निकाल लिया, कॉमन पोटेंशियल V, क्यों, ताकि हम किसी में भी चार्ज निकाल सकें। अगर बड़े में निकालेंगे तो Q = C2 भी लिखेंगे, अगर छोटे में निकालेंगे तो Q = C1 भी लिखेंगे, क्योंकि Q = CV होता है। तो यहाँ पर C1 हमारा आ गया, इतना ये दिया है, अरे C1, तो C1 तो 4πε0 R1, तो R1 कितना है, ये है, तो ये वैल्यू रख दिया, इंटू V कितना है, ये आया, तो वैल्यू रख दिया 6 × 10⁻² अपान 4πε0 इंटू 3 × 10⁻², तो ये आ गया 2 × 10⁻² कूलम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अनसॉल्व पेपर के साथ जुड़े रहेंगे और हमारे संपर्क में रहेंगे तो किसी भी समस्या का हम लोग समाधान निकालेंगे। और सिर्फ NCERT की किताब पढ़ना है, और वो भी अब नई वाली, ये NCERT और प्रैक्टिकल वाली NCERT। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होना है, केवल ये NCERT की किताब आपका सिलेक्शन कराएगी, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ये मिथ्या दिमाग से निकाल दीजिए कि NCERT के बाहर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बेवकूफ़ी से एकदम दूर रहें, किसी के कंफ्यूजन में नहीं, केवल NCERT प्रैक्टिकल बुक और थ्योरेटिकल बुक दोनों हमको पढ़ना है, और MTG अनसॉल्व से नीट के पेपर करना है जैसा हम करा रहे हैं। इसके अलावा और टेस्ट देना है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जितना सरल और
सिंपल रास्ते से आगे बढ़ेंगे उतना दूसरे से आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, क्या पढ़ना है ये सोचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। तो एनसीईआरटी और एमटीजी अंशाल के अलावा सब छोड़ देना है। जब आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो उसको परीक्षा तक 10 बार पढ़ लेंगे, और जब 100 चीज़ें पढ़ेंगे तो एक को भी एक बार नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप कितना समय अपना बर्बाद किए। तो ध्यान दीजिए, केवल एनसीईआरटी और एमटीजी का अंशाल, इसके बाद टेस्ट देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई अगर बता रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि उसे अपना धंधा चलाना है, अपनी कोचिंग चलाना है। उसको सिलेक्शन से पहले अपनी कोचिंग की फिक्र है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक।